लोगों ने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके थ्रू हम लोगों ने लाइफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस कैसे एक में से रिलेटेड है और उसके लिए एनर्जी की कैसे रिक्वायरमेंट होती है ये देखा था। एनर्जी प्रोडक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन के दो टाइप अलग अलग, और जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखा था। ठीक है, उसमें बेसिक 3 टाइप्स देखे थे, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस। बराबर है। ओके, तो हम लोगों ने जो बात की थी कि एटीपी की, तो एटीपी इज नथिंग बट द क्या होता है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है स्टूडेंट। ये एनर्जी का रिच एक सोर्स है, बोल सकते मॉलिक्यूल्स होता है। और ये कैसे बनता है, या फिर ये ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड से बनता है। ये एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसे एडेनिन कहा जाता है, उसके बाद पेंटोज शुगर है जिसे राइबोज कहा जाता है, और 3 फॉस्फेट्स के ग्रुप होते हैं। और इस तरह से ये एडेनिन, पेंटोज शुगर मतलब राइबोज और फॉस्फेट के ग्रुप इस तरह से मिलके बनता है। ठीक है, और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे समय पे ये जो एटीपी है उसमें से फॉस्फोरस जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और जिसके थ्रू जो एनर्जी मिलती है जिसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। आप देखोगे जो 3.3 फिगर पे वही दिया है। एटीपी का मॉलिक्यूल्स है, एटीपी के मॉलिक्यूल में एडेनिन है, राइबोज है, और साथ में ही फॉस्फोरस है जो कि बॉन्ड के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब उस समय वो फॉस्फेट जो है ब्रेक हो जाता है, और जिसके थ्रू एक फॉस्फेट जो है अलग हो जाता है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सबसे पहले कितने 3 फॉस्फेट थे, ब्रेक होने के बाद केवल अब 2 ही फॉस्फेट बचे, और इसलिए ये प्रोसेस को एटीपी से लेके एडीपी कन्वर्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्शन होता है एडिनो डाइफॉस्फेट में, और इसी को ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कभी फास्टिंग करते हैं, कभी भूखे रहते हैं, भूख लगती है, तो उस समय हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, और ऐसे समय पे उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट की प्रोसेस जो है वो लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स कंप्लीट करता है। तो लिपिड्स क्या करेगा, वो उसको लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा, मान लिया वो जो सब्सटेंस है लिपिड्स की सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में, और ऐसे ही प्रोटीन्स जो है उसका कन्वर्शन जो होगा एमिनो एसिड्स में होगा, और बाद में ये फैटी एसिड एमिनो एसिड जो है कन्वर्टेड होगा एसिटिल कोएंजाइम्स में, और जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिलेगी। ये एसिटिल कोएंजाइम्स बाद में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस में होने वाले क्रब साइकिल के माध्यम से ये हमें एनर्जी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। इसकी सिस्टमेटिक या फिर सिंबॉलिकल डायग्राम भी दी है, देखोगे स्टूडेंट आप। सबसे पहले जो फिगर यहाँ दिख रही है ना, ये एक्टिविटी के रूप में भी आपको कई बार पूछते हैं। तो क्या हुआ है, देखो ये फिगर को नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। लिपिड्स का कन्वर्शन हुआ है फैटी एसिड में, प्रोटीन्स का कन्वर्शन हुआ है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन हुआ है ग्लाइकोलिसिस में। बराबर है। इन ग्लाइकोलिसिस से आपको मिला है पायरुविक एसिड, ये हम देख चुके हैं, और ये तीनों से फिर फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड और पायरुविक एसिड का कन्वर्शन जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के माध्यम के एसिटिल कोएंजाइम्स में होता है, और विद द हेल्प ऑफ क्रब साइकिल के थ्रू आपको एज आउटपुट के रूप में एनर्जी मिलती है, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमने ये देखी, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की है, एमडोन, उसके बाद मेयरहॉफ और पार्नेस। ओके, और इन्हीं का तीनों का ये कंट्रीब्यूशन था, इस कारण से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। हर एक के सरनेम का एक एक लेटर, शुरुआत का लेटर लेके ये ईएमपी पाथवे बना हुआ है। ऐसे ही जो हम लोगों ने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखा था, उसी को ही क्रब साइकिल कहा जाता है, क्योंकि सर क्रब ने उनको डिस्कवर किया था, जिनके कारण उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखा। अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर सेल्स में, वो हम देखेंगे, है ना। तो उस समय आपको ये सेकंड डायग्राम काम में आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं और फिर लास्ट पे डायग्राम देखेंगे। हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रेस्पिरेशंस के लिए या फिर ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है,
जैसे बैक्टीरिया, है ना। तो ऐसे समय पे ये जो रेस्पिरेशंस करते हैं एनर्जी रिसीव करने के लिए, उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक दो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरी फर्मेंटेशन। ये दोनों ही प्रोसेस का मेन इसमें रोल रहेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीटली होगा। इस कारण से मिलने वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी कम एनर्जी यहाँ मिलेगी। ओके, और पायरुविक एसिड ये जो प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस किससे होगा, ग्लाइकोलिसिस से। ओके, और ग्लाइकोलिसिस का कन्वर्शन जो है वो अदर अल्कोहल्स में या फिर अदर एसिड्स के थ्रू होगा, और उसके लिए एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, और यही प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन ये प्रोसेस हम कई बार घर में भी होता है ना, दूध का मतलब इडली ढोकला बनाते समय ये फर्मेंटेशन प्रोसेस आप लोगों ने देखी होगी। तो यही फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाली वो प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरियल का ही इन्वायरमेंट होता है। तो कुछ हायर प्लांट्स एनिमल जो हम बोल सकते हैं, तो उसमें ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, क्योंकि अगर सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हुई तो ये प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। सीड्स भी ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस, सीड्स जर्मिनेशन प्रोसेस में जब सॉइल पूरी तरह से पानी में डूब जाती है तो सीड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में भी जब भी हम कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मसल सेल जो है यही एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशंस है, ये दोनों मेथड्स को हमने यहाँ स्टडी किया है। ओके, तो यहाँ कैन यू टेल में दो क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम देख लेंगे कि विच टाइप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशंस। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन होते समय, सेलुलर रेस्पिरेशन होते समय सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होते हुए हमें दिखेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।